मार्केट में जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ कमियाँ होती हैं। अब एक स्मार्ट बायर होने के नाते हमें अच्छाइयाँ और कमियाँ दोनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो यही सारी चीज़ रिलायंस के जियो एयर फाइबर पे भी तो अप्लीकेबल है, तो वहाँ पर भी कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ कमियाँ हैं। तो आज के वीडियो में हम कुछ कमियों के बारे में जानेंगे, क्योंकि अच्छाइयों के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना दिया है। तो आज के वीडियो में यही सारी जानकारियाँ लेकर आया है आपका अपना टेक क्लोनिंग। किसी भी नई टेक्नोलॉजी में कोई कमियां होती हैं तो कहां पर आपको इस टेक्नोलॉजी को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहली कमी जो मुझे लगता है कि ये कमी हो सकती है वो है स्पीड के रिकॉर्डिंग। देखिए, जब भी एक वायर कनेक्शन और एक वायरलेस कनेक्शन में हम कंपैरिजन करते हैं तो हमेशा एक वायर्ड कनेक्शन हमें एक स्टेबल और काफ़ी अच्छी स्पीड प्रोवाइड कराता है। वहीं पे एक वायरलेस कनेक्शन में नेटवर्क के स्टेबिलिटी का भी इशू आता है, साथ ही साथ कनेक्शन के जो स्पीड होती है उस पर भी बहुत ज़्यादा स्पीड कम होकर हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्पीड के रिकॉर्डिंग कमियों की, तो वो ये हो सकता है कि जब आप एक वायर्ड कनेक्शन का इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पे स्पीड आपकी स्टेबल होती है। आपका जो MB पर सेकेंड या फिर जो GB पर सेकेंड की जो भी स्पीड्स है वो प्रॉपर आपको पूरा का पूरा जो भी उसका लिमिट होता है, अपर लिमिट, वहाँ तक वो आपको प्रोवाइड कराता है। बट जो वायरलेस कनेक्शन होते हैं वहाँ पर इन चीज़ों में आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो स्टेबल नहीं रह पाती है। वो कनेक्शंस के चूँकि सिग्नल्स जो आते हैं वो सिग्नल्स कभी हाई आते हैं, कभी वीक हो जाते हैं, तो इतने स्टेबल सिग्नल्स आपको नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे भी आपको हो सकता है कि कनेक्शन में अनस्टेबिलिटी देखने को मिले। साथ ही साथ यहाँ पे जो स्पीड की अपर लिमिट है वो भी आपको थोड़ी कम देखने को मिल सकती है। जैसे मान लीजिए आपने 100 Mbps का प्लान लिया है तो हो सकता है कि आपको फुल 100 Mbps की स्पीड के बजाय आपको कम स्पीड देखने को मिले। क्योंकि मैंने इसे फेस किया है कि जब मैं अपने सिस्टम को डायरेक्ट लैन केबल के थ्रू अपने जियो फाइबर कनेक्शन के राउटर से कनेक्ट करता हूँ तो उस दौरान मुझे जो स्पीड मिलती है उसके कंपैरिजन में जब मैं वाईफाई के थ्रू कोई वही सेम डिवाइस से जब मैं वाईफाई के थ्रू अगर इंटरनेट एक्सेस करता हूं तो उस दौरान जो स्पीड मिलती है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स मुझे लगता है कि यहाँ पे फेस करनी पड़ सकती हैं। अब जो दूसरी कमी मुझे लग रही है हो सकती है वो है डिपेंडेंसी ऑन वेदर। देखिए, जब भी आप एक वायर्ड कनेक्शन का इस्तेमाल करते हो तो वेदर कैसा भी हो आपको क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है, आपको कनेक्शन की स्टेबिलिटी उसी तरीके से देखने को मिलती है। यानी कि आप कनेक्शन अपना पूरा फुल ऑन चलाते हो, एकदम मज़े से अपने इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हो। बट आप सोचो कि जब आप अपने मोबाइल पे बात करते हो या अपने मोबाइल पे इंटरनेट इस्तेमाल करते हो, उसी दौरान अगर बारिश होने लगती है या आंधी तूफान आने लगता है तो उस दौरान जो इंटरनेट का कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती है, इंटरनेट की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है। साथ ही साथ जब भी आप कॉल करते हो तो कॉल ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कॉल लगती नहीं है, नेटवर्क्स कनेक्शन की प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आती है? क्योंकि वेदर की वजह से, क्योंकि मोबाइल में जो आपका सिग्नल आ रहा है वो एक वायरलेस सिग्नल के थ्रू टावर से डायरेक्ट आ रहा है। इसी प्रकार से मुझे लगता है कि जब रिलायंस टावर के थ्रू एयर फाइबर को सिग्नल प्रोवाइड कराया जाएगा तो उस दौरान अगर बारिश वगैरह का मौसम है, इस टाइप के मौसम बिगड़ रहे हैं, तो उस दौरान डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत इस सिग्नल को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जहाँ पे हो सकता है कि आपकी इंटरनेट स्पीड उतनी अच्छी ना आए जितनी अच्छी एक वायर्ड कनेक्शन से आ सकती है। और तीसरा पॉइंट है इसके प्राइजेस को लेके। मुझे ऐसा लगता है कि एक फाइबर कनेक्शन के जो प्राइजेस हैं, जो फिलहाल अभी जियो की तरफ से फाइबर कनेक्शंस मार्केट में दिए जाते हैं और जिस स्पीड पे जो प्राइजेस रखी गई हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत ही फेयर प्राइस है। मतलब बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में रिलायंस जियो चाहता है कि हर एक बंदा इंडिया का अपने फाइबर कनेक्शन को अफोर्ड कर पाए और अपने आप को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी एजुकेशन को या अपने वर्क कल्चर को इम्प्रूव कर पाए। तो ये सब सोच के उन्होंने जो प्लान के प्राइसेस है काफ़ी अच्छे से डिसाइड किए हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जियो एयर फाइबर के केस में ये थोड़े से प्राइजेस हाई हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें फ़ायदा भी रिलायंस आपको पहुंचा रहा है, तो उसकी वजह से प्राइजेस भी मे बी हाई हो सकते हैं। प्राइजेज हाई होने के मुख्य रीज़न तो यही है कि ऐसे ऐसे लोकेशंस पे भी आप फाइबर कनेक्शन एक्सेस कर पाओगे जहाँ पे अभी तक कभी किसी ने अच्छे से इंटरनेट भी इस्तेमाल नहीं किया हो, वहाँ पे इनके फाइबर कनेक्शंस पहुँच जाएंगे। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि मे बी हो सकता है कि उनकी कॉस्टिंग हाई आ रही हो इस समय, मतलब इनिशियल बेसिस पे जो 5G के मॉड्यूल्स वो अपग्रेड कर रहे हैं, इसकी वजह से कॉस्टिंग काफ़ी हाई हो, जिसकी वजह से वो उसे रिकवर करने के लिए आपसे प्लान्स के प्राइजेस थोड़े से हायर चार्ज कर सकते हैं। तो अगर प्लान के प्राइजेस बहुत ज़्यादा हायर चार्ज करते हैं तो मुझे लगता है कि फिर तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर जियो फाइबर के प्लान्स के अराउंड इसके प्लान्स के चार्जेस को रखा जाए तो आई थिंक ये बहुत ही गजब और बहुत ही शानदार शॉट होगा इस मोबाइल और फाइबर के इंडस्ट्री में। तो ये तीन ऐसे चीज़ें थी जो मुझे ऐसा लग रहा था कि जियो फाइबर में
प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। आपको अगर इसके अलावा भी कोई पॉइंट अगर दिमाग में आ रहा है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो बस आज की वीडियो में यही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।